Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello friends, welcome to the Solitude Education. Now started our next module. Fifth module बच्चे मेरा complete हो गया था up to the shearing stress. Now next module जो हम पढ़ेंगे strength of material के अंदर, यहाँ पे main series के अंदर, that is slope and deflection. और अगर मैं बच्चे बात करता हूँ slope and deflection की, तो slope and deflection is the one of the most important topic in entire strength of material. ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे अगर कोई टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंट है तो वो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो था दैट इज एसएफडी एंड बीएमडी। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपका बच्चे टॉपिक है यहाँ पे वो है मेरा दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, दैट इज द मॉड्यूल नंबर 6। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये आपका, क्लियर है। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है, ये भी समझ नहीं आता है कि कौन सा मेथड हम लगाएंगे कौन सा मेथड हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं जनरली यहाँ पे सारे मेथड का डिस्कशन तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं 2-3 मेथड बच्चे बताऊंगा जिससे आपके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी, जो जनरली एसएससी पूछता है, जो जनरली आपसे एसएससी क्वेश्चन पुट अप करेगा। क्लियर है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात स्टार्टिंग कई करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले बात बच्चे ये है कि कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि आखिर में स्लोप और डिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। क्लियर है। अब देखो इधर सुनो, पहले ध्यान से कुछ बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। सपोज करो बच्चों ये मेरा एक जनरल बीम है, सपोज दिस इज अ बीम, ये कोई मेरा जनरल बीम है। नाउ दिस इज द जनरल बीम, नाउ दिस इज ए जनरल बीम। ठीक है, इस ये मेरा कोई जनरल बीम। ठीक है, इस जनरल बीम पे क्या किया मैंने, नाउ वी हैव टू अप्लाई ए लोड। ठीक है, इस जनरल बीम के ऊपर बच्चे मैंने एक लोड अपना अप्लाई किया। नाउ वी हैव टू अप्लाई ए लोड एट द टिप, मैंने टिप पे एक लोड को बच्चे अप्लाई कर दिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू अप्लाई ए लोड ऑन द टिप। जैसे ही मैं टिप पे लोड को अप्लाई करूंगा तो बीम क्या करेगा, नाउ द बीम विल बी डिफ्लेक्टेड। बीम क्या करेगा बच्चे, नाउ बीम विल बी डिफ्लेक्टेड, बीम मेरा डिफ्लेक्ट करेगा। और डिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी कुछ शेप जो होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। डिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी कुछ शेप जो हो जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, डिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी जो शेप हो जाएगी, नाउ द शेप ऑफ द बीम विल बी लाइक दिस। नाउ द शेप ऑफ द बीम विल बी लाइक दिस। बीम की डिफ्लेक्ट होने के बाद जो शेप हो जाएगी, नाउ द शेप ऑफ द बीम आफ्टर डिफ्लेक्शन विल बी लाइक दिस, कुछ इस तरह से हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं, जो डिफ्लेक्टेड शेप होगी बीम की, उसी को बोलते हैं बच्चे इलास्टिक कर्व। क्या बोलते हैं उसी को, वी कॉल इट इलास्टिक कर्व। समझ में आया, क्या बोलते हैं बच्चे उसी को, इलास्टिक कर्व। लोड लगने के बाद बीम जो डिफ्लेक्ट करेगा, जो डिफ्लेक्टेड शेप होगी बीम की, उसी को बच्चे हम बोलते हैं इलास्टिक कर्व। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कर्व बोलते हैं। समझ में आया सभी को। नाउ अब बीम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के बीच, बीम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के बीच जो भी मेरी वर्टिकल डिस्टेंस होगी, बीम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के बीच जो भी मेरी वर्टिकल डिस्टेंस होगी, उसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। उसी को हम बच्चे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डिफ्लेक्शन। क्लियर है। और डिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। डिफ्लेक्शन को बच्चे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा। और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, और इसी को कभी कभी बच्चे हम वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कभी कभी वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बीम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के बीच की जो भी मेरी वर्टिकल डिस्टेंस है, वही मेरी क्या है, डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन को डेल्टा आइदर या वाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। नाउ उसके बाद मेरा ये हो गया डिफ्लेक्शन, डेल्टा बता दिया मैंने, वाई बता दिया। अब ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जब आप मेजरमेंट करोगे, अगर आपने बॉटम ऑफ द बीम लिया है तो जो मेजरमेंट करोगे, अगर आपने यहाँ से बॉटम ऑफ द बीम लिया तो यहाँ पे बच्चे आपको बॉटम ऑफ द बीम ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे बॉटम ऑफ द बीम ही लेना पड़ेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में टॉप ऑफ द बीम ले लिया, अगर आपने स्टार्टिंग में टॉप ऑफ द बीम ले लिया तो लास्ट में भी आपको टॉप ऑफ द बीम ही लेना पड़ेगा। यानी कि मेजरमेंट के लिए अगर आपने टॉप ऑफ द बीम ले लिया तो इनिशियल में, तो लास्ट में भी आपको टॉप ऑफ द बीम ही लेना पड़ेगा।
अगर आपने बॉटम ऑफ द बीम लिया है तो लास्ट में बॉटम ऑफ द बीम ही लेना पड़ेगा। अगर आपने कोई अदर पॉइंट लिया है, सेंटर लाइन ले लो या कोई भी पॉइंट लिया है, तो बाइनल में भी आपको वही पॉइंट लेना पड़ेगा, उन्हीं पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आपको मेजर करना पड़ेगा। क्लियर है? इतना समझ में? इतना समझ में? नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बात ये बच्चे कि बीम, किसी भी बीम अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जैसे कि ये बीम है, ये बीम बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आप बोलोगे कि ये जो बीम है मेरा, नाउ दिस बीम इज परफेक्टली स्ट्रेट, ये बीम मेरा परफेक्टली स्ट्रेट है। तो ये बीम अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से, ये बीम अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से जितना एंगल बनाएगा, जितना एंगल बनाएगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, वही एंगल उसी पॉइंट पे स्लोप होगा। बात समझ में? अब सुनो इधर, मान लीजिए बच्चे कि ये मेरा कोई पॉइंट है, नाउ दिस इज ए डैश, ये कोई मेरा पॉइंट था यहाँ पे ए, फाइनली ये पॉइंट बन गया मेरा ए डैश। ए डैश पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, मैंने यहाँ पे टेंजेंट, भाई ये लाइन थी तो बच्चे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बीम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से जो एंगल बनाएगी उसी को हम बच्चे क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। वी कॉल इट स्लोप। कुछ लोगों का बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कुछ बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल से होता है। नहीं, बीम की कंडीशन में जो स्लोप होगा वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से उस पॉइंट पे जो टेंजेंट एंगल बना रही होगी वही मेरा क्या हो जाएगा बच्चे? स्लोप हो जाएगा। ये मैंने क्यों बोल रहा हूं, इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए बच्चे कैंटिलीवर बीम है, लेकिन ये कैंटिलीवर बीम ना परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है, ये कैंटिलीवर बीम आपका परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है। इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर आपने मान लीजिए ये यूडीएल अप्लाई कर रखा है, इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर मान लीजिए आपने ये यूडीएल अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो अब यूडीएल करेगा, अप्लाई किया होगी तो ऑब्वियस सी बात है, द बीम विल बी डिफ्लेक्टेड, बीम मेरा डिफ्लेक्ट करेगा, बीम मेरा कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर बच्चे मैं आपसे बोलूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप बताओ, तो आप बोलोगे कि सर स्लोप का मतलब ये है कि आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, या आपने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब टेंजेंट बीम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? बीम मेरा थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो मैं यहाँ पे भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मतलब थोड़ा सा इंक्लाइंड, इसका मतलब ये जो एंगल है बच्चे यही तो स्लोप होगा। इसका मतलब क्या है? यही तो स्लोप होगा। अगर आप बोलते हैं कि स्लोप इज ऑलवेज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो बच्चा आपका आंसर गलत होगा, आपके कहने के तरीके गलत होंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? आपको सिंपली क्या करना है, बस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालना होता तो बच्चे मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता, नाउ वी ड्रॉ ये टेंजेंट। अब ये टेंजेंट बीम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से जो भी एंगल बना रही होती वही क्या हो जाता? स्लोप हो जाता। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन जनरली 99% केसेस में आपको बीम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेट ही मिलेगी। बस मैं तो डेफिनेशन बता रहा था, मैं तो आपको ये बता रहा था कि आखिरकार स्लोप होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। किसी भी बीम में बच्चे, किसी भी बीम के अंदर जब भी आप मेजरमेंट करोगे, किसी भी बीम के अंदर आप मेजरमेंट करोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बस टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, टेंजेंट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से जो एंगल बना रही है कि वही मेरा स्लोप हो जाएगा। ठीक है? अब मेजरमेंट कैसे करेंगे? देखो, अब इस स्लोप को बच्चे, इस स्लोप को मैं क्लॉकवाइज बोलूं कि एंटी क्लॉकवाइज, इस स्लोप को क्लॉकवाइज बोलूं कि एंटी क्लॉकवाइज। स्लोप मेरे दो तरह के होंगे, एक होगा मेरा क्लॉकवाइज और दूसरा होगा बच्चे मेरा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? क्लॉकवाइज मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। क्लियर है? नाउ अब देखो, अब ये बीम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी, इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से मैं मेजरमेंट कर रहा हूं और मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल बच्चे कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ये एंगल कैसा होगा? क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए ये मेरी टेंजेंट होती और ये मेरी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती तो मैं एंगल का मेजरमेंट कुछ ऐसे करता, तो ये मेरा कैसा होता? एंटी क्लॉकवाइज स्लोप। कैसा होता बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज स्लोप होता। क्लियर है? अरे क्लियर है? नो, समझ में आया? अरे समझ में आया? आप चाहें तो इस पोर्शन को बच्चे नोट कर सकते हैं, हालांकि इसमें बहुत और सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से होती है जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ते हैं। मेंस के लिए पढ़ना है मेरे को तो काफी मैं कन्फाइंड आपको पढ़ाने वाला हूँ मेंस के लिए, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ठीक है? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया कि नहीं? चलो
ये जो इलास्टिक कर्व होता है बच्चे, कभी कभी पूछ लेता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है बच्चे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट आर द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, डिफाइन एंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व क्या हो सकता है, ये भी एक अच्छा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है मेंस के अंदर, ठीक है। ये जो बच्चे इलास्टिक कर्व होता है, ये जो इलास्टिक कर्व होता है, इसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन कितनी होती है नाउ, 1/r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू d2y over dx2, 1/r is equal to d2y over dx2, 1 plus dy upon dx, 1 plus dy upon dx का स्क्वायर इतने की पावर 3/2। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व। ये क्या होती है बच्चे, ये मेरी इक्वेशन होती है इलास्टिक कर्व की। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व। क्लियर है? अरे क्लियर है। नाउ y जो होता है, y को मैंने बोला डिफ्लेक्शन। y क्या होता है बच्चे, नाउ y इज कॉल्ड द डिफ्लेक्शन। क्लियर है? इस डिफ्लेक्शन का जो भी रेट ऑफ चेंज होगा अलोंग द लेंथ या अलोंग द डिस्टेंस, इस डिफ्लेक्शन का जो भी रेट ऑफ चेंज होगा अलोंग द लेंथ यानी कि dy अपॉन dx, उसी को बच्चे हम बोलते हैं स्लोप। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। नाउ दिस इज कॉल्ड द स्लोप। किसको क्या बोलेंगे बच्चे, वी कॉल इट स्लोप। समझ में? इसी डिफ्लेक्शन का रेट ऑफ चेंज अलोंग द लेंथ क्या होता है बच्चे, स्लोप। अगर मैं स्लोप का भी रेट ऑफ चेंज करूं, अगर मैं स्लोप का भी रेट ऑफ चेंज करूं अलोंग द लेंथ, तो बच्चे वो मेरा बनता है कर्वेचर। और कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/r से। कर्वेचर को बच्चे हम क्या रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/r से। कर्वेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, r से, 1/r से रिप्रेजेंट करते हैं। r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और 1/r होता है सिंपली मेरा कर्वेचर। क्लियर हुआ? समझ में आया? r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर बट 1/r इज द कर्वेचर। क्लियर है? क्लियर सभी को? चलो अब आगे सुनते हैं। चूंकि बीम का जो स्लोप होता है बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, बिकॉज बच्चे जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है बीम के अंदर, वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है। और स्लोप मेरे को पता है क्या आता है, स्लोप मतलब थीटा, यानी कि स्मॉल मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी, और जो भी नेग्लिजिबल होता है मैं उसको अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर मानता हूं। और स्लोप क्या था, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन यानी कि dy अपॉन dx, इट इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0। जब dy अपॉन dx इज 0 है अप्रोक्सीमेटली, तो इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा अप्रोक्सीमेटली 0, तो 1 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 1 की पावर 3/2 1, यानी कि ये नीचे वाला टर्म जो बन गया वो सारा सिंपली क्या बन गया, मेरा 1 बन गया। अगर बच्चे मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं, अगर इफ यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, तो ये जो मेरी इक्वेशन बनती है, नाउ दिस इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगी, ये नाउ दिस इक्वेशन बिकम दैट इज ऑफ 1/r इज इक्वल टू d2y ओवर dx2। नाउ d2y ओवर dx2 ये इक्वेशन बनती है मेरी। अरे बनेगी कि नहीं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नाउ 1/r इज इक्वल टू d अपॉन dx इंटू dy अपॉन dx। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? अरे इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे, अरे लिख सकता हूं ना, चलो, या ऐसे भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने बेंडिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, और बेंडिंग इक्वेशन क्या थी कि m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r, ये पढ़ी होगी। नाउ दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। बेंडिंग इक्वेशन में बच्चे इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो, इन दोनों वालों को, यानी कि m अपॉन i इज इक्वल टू क्या होगा, डेट इज e अपॉन r, ठीक है। यहां से 1/r की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, 1/r इट इज कमिंग आउट टू बी डेट इज m अपॉन ei, ठीक है। 1/r की जो वैल्यू होगी, नाउ 1/r इज सिंपली कमिंग आउट टू बी डेट इज m अपॉन ei, ठीक है। 1/r की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, डेट इज m अपॉन ei। इसमें वैल्यू में पुट कर दो, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, ठीक है। 1/r की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो क्या आएगा मेरा यहाँ से, डेट इज m अपॉन ei, डेट इज m upon ei is coming out to be of d2y over dx2, d2y over dx2। यहां से अगर मैं m निकालूं, नाउ m is coming out to be that is of ei d2y over dx2, m equal to ei d2y over dx2। बच्चे ये जो इक्वेशन है ये मेरे बहुत काम आने वाली है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। ये जो मेरी इक्वेशन है इसको मुझे याद रखना है, एंड दिस इक्वेशन
बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी मेरे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के अंदर। m इक्वल टू ई आई डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। वॉट इज दैट? m इज द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x। वॉट इज m? m क्या है बच्चे यहाँ पे? m क्या है? नाउ m इज द बेंडिंग मोमेंट, नाउ m इज द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x। m इज द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो मेरा बेंडिंग मोमेंट होगा वो मेरा क्या होगा? m होगा। EI क्या है मेरा? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। व्हाट इज EI? EI इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। व्हाट इज EI? तो बच्चे EI होता है मेरा डेट इज ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, नाउ MI इज कॉल्ड द EI इज कॉल्ड द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्लियर है? EI इज कॉल्ड द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्लियर है? अरे क्लियर है, समझ में आया था ना? चलो अब चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक बातें हैं डिफ्लेक्शन के बारे में। नाउ दीज आर द बेसिक थिंग अबाउट द डिफ्लेक्शन। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपने पहले बच्चे इतना पोर्शन नोट कर लिया होगा आई थिंक। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस। उसके बाद ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिए एंड देन यू हैव टू नोट डाउन दिस। उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन आप नोट कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत बेसिक चार बातें बच्चे, बहुत ही बेसिक बातें हैं और ये बातें आपको पता होनी चाहिए डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले। क्लियर है? तो बच्चे ये था एक छोटा सा ओवरव्यू स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में। क्लियर हुआ? अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के मेरे बहुत सारे तरीके हैं। वन बाय वन मैं सारे तरीके, सारे मेथड को यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा वन बाय वन। ठीक है, नाउ देयर आर द नंबर ऑफ मेथड्स। बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड आता है बच्चे, सबसे पहला मेथड जो होता है दैट इज द डबल इंटीग्रेशन मेथड। नाउ फर्स्ट वन इज द डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज द डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, दूसरा बच्चे आता है मेरा दैट इज मैकॉले मेथड। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज द मैकॉलेज मेथड। दूसरा जो मेरा मेथड आता है दैट इज मैकॉलेज मेथड। थर्ड मेथड जो मेरा आता है दैट इज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी मेथड। थर्ड मेथड इज द स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। नाउ फिफ्थ वन जो मेरा आता है दैट इज मोमेंट एरिया मेथड या एरिया मोमेंट मेथड कह लीजिए, एरिया मोमेंट मेथड, एरिया मोमेंट मेथड। नाउ फोर्थ वन इज द एरिया मोमेंट मेथड। नाउ फिफ्थ वन इज द कॉन्जुगेट बीम मेथड। नाउ fifth one is the conjugate beam method. Now fifth one is the conjugate beam method and sixth one and last one, chhata or last is the superposition method. Is the last the superposition method. Sixth and last one is the superposition method. ठीक है, superposition method. ठीक है, क्लियर? तो ये बच्चे मेरे मेथड्स हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के ये मेरे कुछ मेथड्स हैं। मुझे क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूं, सबसे जो इंपॉर्टेंट इन सभी मेथड में मेरा है तो बच्चे वो है मेरा मोमेंट एरिया मेथड या एरिया मोमेंट मेथड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। यानी कि ये मेथड तो बच्चे मेरे को आना ही चाहिए। इस मेथड में मेरे को कोई भी लूप होल नहीं चाहिए, ना ही मेरे को कुछ ऐसा है कि मेरे कुछ कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गए। ये मेरे को सबसे पहले आना चाहिए। अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं सर बोलते हैं इतना नहीं पढ़ना, में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बड़ी दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। तो बच्चे मैं बता देता हूं कि सबसे पहले जो कुछ पढ़ना है मेथड, वो पढ़ना है एरिया मोमेंट मेथड। ठीक है, सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? एरिया मोमेंट मेथड। इस मेथड को तो बच्चे छोड़ना ही नहीं है, ये तो आपको करना ही करना। दूसरा इंपॉर्टेंट, जनरली 90% जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 90% जो चांस होंगे क्वेश्चन के, वो इसी मेथड से बनेगा, एरिया मोमेंट मेथड से बनेगा। इसके अलावा मेथड से नहीं बन सकते। 90% क्वेश्चन बच्चे इससे। दूसरा अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो आइदर ही गो फॉर द डबल इंटीग्रेशन और मैकाले। ठीक है, ये आपकी सेकंड चॉइस होनी चाहिए। नाउ दीज आर द सेकंड चॉइस। वैसे मैं जो पढ़ाऊंगा बच्चे वो सीक्वेंस में ही पढ़ाऊंगा, जो मैं भी पढ़ाऊंगा सारा का सारा मैं सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। क्लियर है? डबल इंटीग्रेशन, मैकॉले, एरिया मोमेंट। ठीक है, सुपरपोजिशन तो ऑब्वियसली बात है, आपने पढ़ ही लिया होगा। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कन्वेंशनल का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। और इसको तो आई थिंक जब आपने प्री क्लियर कर ही लिया यार, जब भी तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आता ही होगा, इसको छोड़ सकते हैं।
दूसरा, अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं कॉन्जुगेट बीम मेथड को, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ी सी चीजें लेंदी हो जाती हैं कॉन्जुगेट बीम मेथड से, और अभी तक क्वेश्चन ज्यादा पुट अप किया नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप कॉन्जुगेट बीम मेथड देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको सिंपली छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात स्ट्रेन एनर्जी मेथड की, स्ट्रेन एनर्जी मेथड या इसी को बच्चे हम कभी कभी यूनिट लोड मेथड भी बोलते हैं, और इसी को यूनिट लोड मेथड से भी बोलते हैं। तो जनरली इससे क्वेश्चन तब बनता है बच्चे जब आपसे स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं गया है। स्ट्रक्चर से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एसएससी जेईई के अंदर, मेंस के अंदर खासकर, तो तभी बनता है जब ज्यादा डिफिकल्ट। तो आपको मेन अगर आपको बताऊं तो बच्चे सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी जो रहेगी वो एरिया मोमेंट मेथड, ये तो आपको करना ही करना है भाई, ठीक है। दूसरा आप डबल इंटीग्रेशन, एंड थर्ड वन इज द मैकॉले। ये तीन मेथड तो बच्चे आप पढ़ ही लीजिए एटलीस्ट। नाउ दीज आर द थ्री मेथड्स, एरिया मोमेंट, डबल इंटीग्रेशन एंड मैकॉले मेथड। ये क्वेश्चन अगर आप इन्हें पढ़ लिए तीन मेथड, तो आपके 99% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे एग्जाम के अंदर। हाँ, अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है, हो सकता है वो कॉन्जुगेट बीम या स्ट्रेन एनर्जी पे चला जाए, लेकिन हालांकि आज तक हुआ नहीं है ऐसा, ठीक है। हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है, छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेना है इसका। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कॉन्जुगेट बीम को छोड़ दो, मैंने ये नहीं बोला बिल्कुल भी। मैं आपको सिंपली सजेशन यही दे रहा हूं कि आपको बच्चे ये तो करने हैं, ये तीन मेथड तो करने हैं भाई। डबल इंटीग्रेशन भी करना है आपको, मैकॉले भी करना है, ठीक है, ये तो करने ही करने हैं आपको, ठीक है। इनके अलावा अगर आप अनकंफर्टेबल थोड़ा फील करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सर मैं ज्यादा नहीं करना, तो यू कैन लीव कॉन्जुगेट बीम एंड यूनिट लोड और स्ट्रेन एनर्जी मेथड। बाकी ये तीन मेथड तो बच्चे आप करेंगे, ठीक है। अब एक और बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? समस्या बच्चे ये है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब क्वेश्चन आता है तो कौन सा मेथड लगाएं। तो बच्चे उनका ना सीक्वेंस है, जो मेथड मैंने आपको लिखे हैं ये सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन आपका तभी वैलिड होता है जब यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन अवेलेबल होती है। अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब डबल इंटीग्रेशन तो लगेगा नहीं। एक ऐसा बीम दिख रहा है आपको जहां पे यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लगेगी, बन रही है, तो सीधे दिमाग बंद करो, सीधे डबल इंटीग्रेशन। एक ऐसा बीम है, बहुत टिपिकल बीम है, और इसमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, ठीक है, हर एक सेगमेंट के अंदर। तो इसका मतलब समझ जाओ कि मैकॉले लगेगा, ठीक है। फिर एरिया मोमेंट मेथड की बात करूंगा। एरिया मोमेंट मेथड में आपको दिख रहा है कि बहुत ही ज्यादा एक होते ना प्रिज्मेटिक नहीं है, नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन दिए, तो वहां पे 100% सिक्योरिटी हो जाएगी बच्चे की एरिया मोमेंट ही लगेगा। तो हर एक मेथड का कुछ ना कुछ क्या है, लूप होल है। हर एक मेथड की एक सीक्वेंस है कि ये मेरी चीजें सीक्वेंस में ही चलेंगी, सिस्टमेटिक वे में ही चलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चीजें सिस्टमेटिक वे में नहीं चलती। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो, तो बच्चे हम स्टार्ट करेंगे अपने सीक्वेंस से। पहले डबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मैकॉले पढ़ेंगे, एरिया मोमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। हम अपना सीक्वेंस से ही चलने वाले हैं यहाँ पे। क्लियर? तो आप इसको चाहें तो नोट कर लीजिए, यू हैव टू नोट डाउन दिस, दीज आर द मेथड्स, ठीक है। आप इनको बच्चे नोट कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, दीज आर द मेथड्स, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड रिजल्ट तो आपको पता ही होंगे, होप सो। मैं इतनी उम्मीद तो करता हूं कि भाई आपको ना स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने पता ही होंगे। क्लियर है? क्लियर सभी को? चलो, तो होप सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट मेथड के साथ, डबल इंटीग्रेशन मेथड के। ओके, थैंक यू।